नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अभी तक वीडियो में हम लोग इतिहास के आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से जितने भी प्रश्नोत्तर आए थे सबका क्रम वाइज हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग पॉलिटी की सीरीज प्रारंभ किए हैं, जिसमें शुरू के 2-3 वीडियो आ चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में मौलिक अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स है, जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक व्याख्या की गई है, उससे संबंधित संपूर्ण प्रश्नोत्तर और उनकी संपूर्ण व्याख्या हम लोग यहाँ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में है 12 से 35, 36 से 51, 5 से 11, 1 से 4। तो इसका सही आंसर है 12 से 35। 1 से 4 जो है राज्यों का संघ, 5 से 11 नागरिकता और 36 से 51 जो है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो देखिए, जितना हमने ये आपको लिखा है सब क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं, उनको कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, जो 6 प्रकार के, मतलब मूल संविधान में 7 थे, लेकिन जो 6 हैं वो कौन कौन है। समता का अधिकार है, वो 14 से 18 अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी सुधार जो है अनुच्छेद 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। तो ये 6 भाग में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त है। दूसरा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध विदेशियों को प्राप्त है। उपरोक्त में सभी। तो इसमें देखिए, पहला वाला नहीं सही है, क्योंकि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 में ऐसे अनुच्छेद जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं प्राप्त है, वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 क्या है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है, मतलब जॉब पाने के लिए जो भी आपको अवसर दिया जाता है। अनुच्छेद 19 में विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, स्वतंत्र या निर्बाध विचरण, निवास और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म प्रसार हेतु शिक्षा संस्थाओं की स्थापना है। तो ये अनुच्छेद आप याद कर लो, 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बाकी सभी को प्राप्त है। तो देखिए, ये जो 19 वाला वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 को समर्थन किया गया था। दूसरा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मूल अधिकार जो है वो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था उसी से लिया गया है, और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। तो 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए समर्थन किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, जिनमें अनुच्छेद 12 जो है वो उसमें राज्य की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। सही है, अभी हमने आपको पीछे बताया। इस समय संविधान में केवल 6 मूल अधिकार है। सही है, क्योंकि संपत्ति का भी था वो 7 था, लेकिन उसको हटा दिया गया, तो अब 6 है।
भारत में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये एकदम सही है, तो ये भी कई बार पूछा गया। और संपत्ति का अधिकार मात्र नैतिक अधिकार रह गया, तो ये गलत है। वो विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, तो वो नैतिक अधिकार नहीं रहे, यही क्वेश्चन गलत है। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अब एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है, तो ये लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन नैतिक अधिकार भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस प्रकार का विभेद का प्रतिषेध को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, तो ये पांचों अनुच्छेद 15 में है, जिसके आधार पर प्रतिषेध में जो विभेद है उसको प्रतिषेध किया गया है। तो देखिए, ये 1 2 3 4 5 पाँचों सही है। उपरोक्त प्रश्न में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में 5 के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, जिसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, जबकि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता में 2 और बिंदुओं को भी शामिल किया गया है, जिनमें उद्भव और निवास को मिलाकर कुल 7 बिंदुओं पर आधार पर प्रतिषेध का निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कि पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन किया गया, एकदम सही है। दूसरा, सार्वजनिक पूजा स्थल से रोकना धार्मिक एवं दार्शनिक आधार पर अस्पृश्यता का निषेध है, एकदम सही। दुकान, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश से इनकार पर प्रतिषेध है, रोक है, तो ये भी सही है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के अस्पृश्यता का निषेध है। तो अब देखिए, इसमें चारों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णित उपाधियों के अंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला तो क्वेश्चन बन गया कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो 18 में है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये एकदम स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, एकदम सही है। अब इसमें कह रहा है कथन सही नहीं है। तीसरा है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री उपाधि नहीं है, ये भी सही है। चौथा है कि इसके उल्लंघन के संबंध में संसद ने संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अधिनियम बनाया है, तो यही गलत है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत संबंधी प्रावधान है। इस विषय में संविधान 4 उपबंध करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई भी उपाधि, ये संविधान विषय में 18 उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। किसी उपाधि को लेने से पहले संबंधित को राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ेगी। 1996 में उच्चतम न्यायालय के अनुसार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को पुरस्कार या उपाधि नहीं माना गया है, अर्थात इनको बाहर रखा गया है। सन 1977 में जनता पार्टी ने इन पुरस्कारों पर रोक लगा दिया था, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी ने पुनः प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। तो ऑप्शन में 6, 7, 5, 8, तो 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई। अब 6 कौन है, तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला है वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार, मतलब बिना हथियार के आप सम्मेलन भी कर सकते हैं। संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार भी आपको है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संचरण करने का भी आपको अधिकार दिया गया है। भारत के किसी राज्य क्षेत्र में घूमने, बस जाने या निवास करने का भी आपको अधिकार है। और साथ में कोई भी व्यापार या कारोबार भी आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 13 जो है वो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधि, एकदम सही है। दूसरा जो है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है, एकदम सही है। तीसरा है अनुच्छेद 15 जो है वो है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, तो ये भी सही है। जो चौथा है अनुच्छेद 16 अस्पृश्यता का अंत, यही गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 16 में नहीं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, तो केवल चौथा गलत है। तो अब देखिए, अनुच्छेद 13 जो है वो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधि है। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है।
अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, जो कि 17 दिखाया, जो कि अस्पृश्यता दिखाया गया था, तो यही गलत था। जबकि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित अनुच्छेद 20 से संबंधित कथनों पर भी, मतलब निम्नलिखित अनुच्छेद से जो निम्नलिखित अनुच्छेद 20 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 20 है उस पर आपको विचार करना है कि पहला कि अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। तो ये एकदम स्टेटमेंट सही है, मतलब पहले और बाद में क्या था उससे मतलब नहीं है, जो वर्तमान में कानून है उसी के आधार पर सज़ा मिलेगी। दूसरा, एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड का प्रावधान नहीं है, ये भी सही है। और तीसरा है कि किसी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। तो बाध्य नहीं किया जा सकता मतलब उसको फोर्स नहीं किया जा सकेगा कि अपने खिलाफ आप कोई सबूत लाओ। तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है और ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है ये। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। तो इसमें निम्न प्रावधान है। पहला, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने ऐसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। और दूसरा, अपराधी को अपराध करने के लिए उस समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ये नहीं कि पहले और बाद का। जिस समय ये अपराध हुआ उसी समय के कानून के अकॉर्डिंग मिलेगा। तीसरा, एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड का भी प्रावधान नहीं है। और चौथा, किसी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 20 है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। तो अभी देखिए पिछला क्वेश्चन पूछा गया था, सही है। दूसरा है कि अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, एकदम सही है। तीसरा है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, तो ये गलत है क्योंकि अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। और चौथा है कि अनुच्छेद 24 में, तो इसमें ये भी गलत है क्योंकि 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। तो देखिए तीसरा और चौथे को एक्सचेंज कर दिया गया है। तो अगर इसमें देखा जाए तो केवल इसमें सुमेलित नहीं है, तो 3, 4 नहीं सुमेलित है क्योंकि 23 का आंसर ये है, 24 का आंसर ये है। तो अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, सही है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। मतलब आप कारखानों, खानों जैसे मतलब जहाँ पर ऐसे जगहों पे आप किसी भी बालक को नहीं लगा सकते जो 14 वर्ष से कम उम्र के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ऑप्शन में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपरोक्त दोनों को, संसद को। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को यह अधिकार दिया गया है। तो मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। मूल अधिकार न्यायिक समीक्षा योग्य है, अर्थात अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 जबकि उच्च न्यायालय 226 को यह अधिकार प्राप्त है जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ऑप्शन में है 20, 19, 21 या 23। तो ये 19 से संबंधित है। तो भारतीय स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 19 में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला है कि वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब इसमें देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये 5 नहीं होगा 6, क्योंकि व्यापार आदि करने की भी स्वतंत्रता है। तो 19(1) में ही प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार भी है। 19(1)(b) में शांतिपूर्वक और बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन की स्वतंत्रता है। 19(1)(c) में संगम या संघ और सहकारी समितियों को बनाने की स्वतंत्रता है। 19(1)(d) में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण करने, कहीं भी आप आ जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। और 19(1)(e) में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास अथवा बस जाने की स्वतंत्रता है। और एक 6 वाला जो है वो व्यापार करने की भी आपको स्वतंत्रता, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन में है 14, 19, 21, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है वो अधिकार प्रदान करती है।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा अथवा नहीं। अनुच्छेद 21 में नागरिक के स्थान पर व्यक्ति का वर्णन किया गया, अर्थात यह नागरिक अथवा गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। विदेश जाने का अधिकार ईमानदार व्यक्ति यदि ऋण चुकाने में असमर्थ है तो उसे जेल नहीं भेजा जा सकता। मानव को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, अच्छी नींद लेने का भी अधिकार है, सूचना का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता, ये सभी 21 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन में है मौलिक अधिकार, राजकीय नीति, तत्व, उद्देश्य या पंचायत। तो मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायपालिका 5 प्रकार की रिट जारी करती है, जिसमें एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस, दूसरा है मैंडमस, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में न्यायालय है, दूसरा संबंधित विषय है। जैसे उत्प्रेषण, तो उसके सामने देखिए लिखा है कि जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय नहीं दिया हो। प्रतिषेध, जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय नहीं दिया हो। देखिए ये दिया हो है, ये नहीं दिया हो। परमादेश, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी लोभ या पद को ग्रहण करता है। और अधिकार परीक्षा, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। तो देखिए ये पहला वाला आंसर सही है, मतलब पहले का ये है, दूसरे वाला बी वाले का पहला है, और सी वाला का चौथा है, और डी वाले का तीसरा है। तो अब यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो परमादेश या मैंडमेस जो है वो न्यायालय द्वारा यह रिट सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। जो अधिकार परीक्षा था क्यू वारंटो है, वो न्यायालय द्वारा यह रिट उस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है जिसने अवैध रूप से सार्वजनिक पद ग्रहण किया हो। इसका अर्थ यह होता है कि आपकी नियुक्ति का क्या आधार है। तीसरा प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन। यह आदेश वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामले को रखा है किंतु निर्णय अभी तक नहीं दिया। ये आपको ध्यान देना है। चौथा उत्प्रेषण जो है, सर्टियोरारी जो है, यह भी किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या निकाय के विरुद्ध जारी किया जाता है जब वह निर्णय दे चुका है। इन दोनों में यही अंतर है कि यह निर्णय नहीं दिया चुका है, मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय वो निर्णय को सुरक्षित रखा है, लेकिन उत्प्रेषण तब होता है जब वो अपने निर्णय दे चुका होता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है हैबियस कार्पस, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि शरीर लेकर आओ, अर्थात इसका मतलब है कि जो बंदी या जिसको भी पुलिस गिरफ्तार करती है उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला एक अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। दूसरा भारत के संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता है। तीसरा वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है। चौथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो ये देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन है कि उपयुक्त में से कौन आपातकाल में समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 20 और 21 कौन है? तो अनुच्छेद 20 जो है वो है ये दूसरा वाला, ये दूसरा है ये जैसे पहला वाला, सॉरी, ये पहला और तीसरा जो है अनुच्छेद 20 से ये है, 21 से ये है। तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो पहला है कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण जो कि 20 में है, और आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो कि 21 में है। तो ये 1 और 4 जो है वो सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अनुच्छेद को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो 20-21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को किसी कारखाने काम करने के लिए रोक है, ये रोक लगाई गई है।
ऑप्शन में उच्चतम न्यायालय के द्वारा, भारत के संविधान द्वारा। तो ये उच्चतम न्यायालय और संविधान दोनों के द्वारा, क्योंकि भारतीय संविधान में भी वर्णित है और उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी ये निर्णय है, तो 1, 2 दोनों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान में नहीं लगाया जा सकता। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को जोखिम भरी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय संसद ने अनुच्छेद 35 के तहत कई कानून भी बनाए हैं, जैसे बाल नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों में कौन शामिल नहीं है? तो पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार की स्वतंत्रता। यह धर्म और चैरिटेबल के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण को स्वतंत्रता। यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है, ये भी सही है। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के इस अधिकार को निवारण करे, तो यही गलत है, क्योंकि राज्य कानून बना सकता है। तो 25(1) के अंतर्गत यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 26(2) में यह धर्म और चैरिटेबल के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण को स्वतंत्रता देता है। 25(1) में यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है, और 25(2) में कहा जाता है कि राज्य ऐसा कोई कानून बना सकता है जो नागरिकों के इस अधिकार का निवारण करे, तो चौथा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में जारी रिट में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो परमादेश जो होता है रिट, वो सार्वजनिक अधिकारियों और निजी इकाइयों, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जाता है, तो यही गलत है, क्योंकि परमादेश जो होता है वो सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध तो जारी किया जा सकता है, लेकिन ये निजी इकाइयों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। तो परमादेश यह केवल सार्वजनिक अधिकारियों, इकाइयों, निगमों, अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, निजी व्यक्तियों या इकाइयों के खिलाफ नहीं। लेकिन यह भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कार्यरत हैं उनके विरुद्ध भी नहीं निकाला जा सकता, ये एक्सेप्शन है। बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय द्वारा होने पर यह रिट नहीं निकाला जा सकता है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर न्यायालय ने कोई सज़ा किसी को दिया है तब ये रिट नहीं निकाला जा सकता। और तीसरा जो प्रतिषेध है कि इसमें प्रशासनिक अधिकरण, विधायी निकायों या निजी व्यक्तियों के खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता है। और उत्प्रेषण जो हो अर्धन्यायिक, न्यायिक प्राधिकरण के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, एकदम सही है। दूसरा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सही है। अनुच्छेद 30 जो है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और शासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये भी सही है। तो देखिए तीनों सही है। तो देखिए 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, 27 में किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और शासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकेगा? तो देखिए ये हमने अनुच्छेद 20 में बताया था, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। तो देखिए वही क्वेश्चन फिर से आया, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने ऐसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। दूसरा, अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड का प्रावधान नहीं है। किसी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन में राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। तो संसद सक्षम है, संसद ही संशोधन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद के किसी भी परिवर्तन को खारिज कर सकता है यदि वह परिवर्तन संविधान की मूल धारणा के खिलाफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्या कहलाता है? तो अभी देखिए हमने पीछे बताया, उसको परमादेश या मैंडेमस कहलाता है। तो कि परमादेश न्यायालय द्वारा यह रिट सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। बाकी इसको हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे 24 घंटे के भीतर दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाए? तो ऑप्शन में है 21, 22, 23, 24। तो अनुच्छेद 22 के तहत।
तो भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 22 के तहत किसी दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उसे निम्न अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जैसे उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का कारण भी बताना होगा, किस कारण गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर उसे दंडाधिकारी के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंदीदा वकील से सलाह मशविरा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब संविधान के अनुच्छेद 25 से, अब डॉट है, इसको भरना है आपको, तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। तो ऑप्शन में 28, 30, 26, 32। तो अनुच्छेद जो 25 से 28 है उसी में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों में 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 में लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य बंधुओं के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों के अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से, ये थोड़ा मिस्टेक होगा, अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की अधिकार होगा। अबाध मतलब स्वतंत्र रूप से। अनुच्छेद 26 मतलब धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रत्येक संप्रदाय को धार्मिक संस्थानों की स्थापना, प्रबंधन तथा प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 में धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता और 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक में कौन सा अंतर सही है। पहला, मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं है। एकदम सही है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं आपका अधिकारों का अगर उल्लंघन है तो, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं है। दूसरा, मूल अधिकारों से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती, जबकि नीति निर्देशक तत्वों से आर्थिक लोकतंत्र से। एकदम सही है, तो दोनों सही है। तो देखिए अंतर क्या क्या है। मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को नहीं है। दूसरा, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है, पॉजिटिव है, जो राज्यों को निर्देश देता है। मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का विषय राज्य है। मौलिक अधिकार केवल राज्य के नागरिकों तक सीमित है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय है। मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का नैतिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन में मूल अधिकार भाग 3, राज्य के निर्देशक तत्व, नागरिकता, प्रश्न कोई नहीं। तो मूल अधिकार को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा क्या है, तो यह अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में किंग जॉन द्वारा जारी किया गया था। यह मौलिक अधिकार से संबंधित पहला लिखित पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मूल अधिकारों को निलंबित या स्थगित कर सकता है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, प्रधान। तो राष्ट्रपति, देखिए हमने बताया कि राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 20 और 21 को छेड़कर मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर स्थगित या निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो ऑप्शन में 14 से 18, 19 से 20, 23 से 24, 25 से 28। तो 23 से 24। देखिए वही पहला वाला फिर आ गया, तो यहाँ केवल ये देख लेते हैं। तो ये जो 23 से 24 है वही शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए 30, 31, 29, 30। तो ये अनुच्छेद 31 में है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। 31वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि उच्चतम न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार की तुलना में व्यापक है। एकदम सही है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण देश में, जबकि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसी विशेष राज्य तक सीमित है। तो ये देखिए दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धार्मिक प्रचार करने का अधिकार, सिखों को जो कृपाण धारण करते हैं रखने का उनको अधिकार। एकदम सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। तो तीनों उपरोक्त सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, कौन निम्न में से सही है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 13 में की गई, गलत है। भाग 12 में की गई, ये सही है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में बीजेपी की सरकार ने अनुच्छेद 300A में इसे रखा है। तो बीजेपी की सरकार नहीं थी उस समय, जनता पार्टी की सरकार थी। इसे संविधान के अनुच्छेद 301A में रखा गया, तो गलत है, 300A में रखा गया है।
और चौथा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 19(1)(f) एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो एकदम ये सही है, यही सही है चौथा वाला। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में 19(1)(f) एवं अनुच्छेद 21 को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसका वर्णन भाग 12 के 300 अनुच्छेद ए में किया गया है और उसमें जनता पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये एकदम सही है। दूसरा, अनुच्छेद 35 संसद और राज्य विधानमंडलों को मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये गलत है, केवल संसद को करता है, राज्य विधानमंडलों को नहीं करता है। तो दूसरा गलत है। तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह मूल अधिकार का अपवाद है। जबकि 35 में संसद को मात्र है, राज्य के विधानमंडलों को नहीं है। मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। और 34 जो है, संसद जो है विधि द्वारा जब कहीं मार्शल लॉ या सैन्य लॉ लागू होता है तो उसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन करके गए किसी कार्य के लिए क्षतिपूर्ति कर सकेगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त नागरिकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देगी। तो ऑप्शन में 21A, 22, 45, 11। तो अनुच्छेद 21A देगी। तो कुमारी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। इसके तहत सरकार 2002 में अनुच्छेद 21 में खंड 2 जोड़कर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त नागरिकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देगी। जबकि एक अनुच्छेद राज्य की नीति निर्धारक तत्व में अनुच्छेद 45 में 86वें संविधान द्वारा 6 साल से कम उम्र के बच्चों को शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसमें 6 साल से कम है और इसमें 6 से 14 साल तक है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में मूल अधिकार से संबंधित लगभग 35 क्वेश्चन और उस पर संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन किया। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।